जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आया हूं। जी हाँ, यह प्रैक्टिस सेट 7 आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार की गई है। जो भी कैंडिडेट बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों यह आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और हम प्रतिदिन जो है एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो इसे शुरू से अंत तक देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दूसरा कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह जो कोल विद्रोह शुरू हुआ था वह सिंहभूम क्षेत्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सहजानंद किसान आंदोलन के जनक कहे जाते थे और किसान सभा का गठन भी 1923 ईस्वी में सहजानंद किए। जी हाँ, 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर का कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कि किस भाषा में रचना की गई है। जी हाँ, त्रिपिटक की रचना जो हुआ है वह पाली भाषा में हुआ है। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। और त्रिपिटक की संख्या 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जी हाँ, तो ये त्रिपिटक कहलाता है और यह पाली भाषा में इसकी रचना की गई। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए यह जो है यह लिपि अज्ञात लिपि है। नेक्स्ट है 6 नंबर का बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। जी हाँ, कौन सा खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, इसका सही आंसर होगा अनाज आधारित उद्योग का। नेक्स्ट है 7 नंबर का निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है। जी हाँ, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ लेनदार को होता है। जी हाँ, जो लेने वाले होते हैं उनको ज्यादा लाभ होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट यानी कि संरक्षक कौन था। तो अकबर के संरक्षक जो थे वो थे बैरम खान। जी हाँ, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है। जी हाँ, तो बैरम खां उनके संरक्षक थे। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी का युद्ध में। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और जिसमें महाराणा प्रताप जो थे वो पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है 10 नंबर का जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जी हाँ, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये खरवार जो भागलपुर है ये सही जोड़ा नहीं है। बाकी संथाल बांका से संबंधित है, मुंडा जमुई से संबंधित है, उराव सुपौल से संबंधित है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 11 नंबर का 11 नंबर में कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लिखें। जी हाँ, काल के अनुसार लिखें। तो इसमें क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो है वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, इसलिए इसका 2 होगा, सबसे पहले 2 होगा।
उसके बाद आ, उसके बाद आया बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। जी हाँ, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया गया। देखिए, वास्को डी गामा 1498 में आया, 1498, और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ 1526 ईस्वी में। उसके बाद सिपाही विद्रोह ये 1857 में हुआ, 1857 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो पहला होगा 2, 3 और 1। जी हाँ, 2, 3, 1 ऑप्शन देखिए, 2, 3, 1 किस में है? देखिए ऑप्शन सी में है, 2, 3, 1, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? जी हाँ, तो महात्मा गांधी के साथ जो हिस्सा लेने के लिए गए थे वो थे सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ गए थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? जी हाँ, तो उनको 1907 ईस्वी में मांडले भेजा गया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? जी हाँ, महान रंजीत सिंह को किसने सम्मानित किया? तो ऑप्शन बी सही होगा, विलियम बेंटिंग ने। जी हाँ, विलियम बेंटिंग जो थे वो महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था। नेक्स्ट है 15 नंबर का, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी की, यहाँ पर ऑप्शन है, नेक्स्ट देखते हैं आगे 15 नंबर का, यह बुनियादी शिक्षा, गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ, बुनियादी शिक्षा के लिए महात्मा गांधी का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्धा में। जी हाँ, वर्धा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? जी हाँ, असहयोग प्रस्ताव कहाँ पास किया गया था? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में पास किया गया था। जी हाँ। नेक्स्ट है 17 नंबर का, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? जी हाँ, तो इसका समस्त प्रतिशत हो जाएगा ऑप्शन ए 7.27%। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, आर्थिक अपवाह सिद्धांत सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, यही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, 19 नंबर का है कि कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? जी हाँ, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे अधिक पुराना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई, और यह जो है वो व्यापार संघ ऐसा है कि भारत में सबसे पुराना है। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? जी हाँ, चटगांव लूट में कौन सा शामिल नहीं था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिनेश गुप्ता। जी हाँ, दिनेश गुप्ता उस चटगांव शस्त्रागार लूट कांड में शामिल नहीं थे। बाकी इस जो ये जो घटना घटा था वो सूर्य सेन के नेतृत्व में घटा था। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? जी हाँ, स्थल मंडल सही आंसर होगा पृथ्वी का पटल से। जी हाँ, यानी कि भूपृष्ठ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22 नंबर का है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जी हाँ, उगते हुए सूर्य का देश जापान को क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, जी ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान विश्व में एक ऐसा देश है
जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। जी हाँ, यह पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है और वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। जी हाँ, हीरा के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान कौन सा देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। जी हाँ, जबकि जो हीरा व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो एंटवर्प है और वह बेल्जियम में है। जी हाँ, एंटवर्प बेल्जियम में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो देश रूस है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, सिरोको तूफान का सही दिशा का चयन कीजिए। जी हाँ, सिरोको तूफान, इसका सही दिशा हो जाएगा सहारा से भूमध्य सागर। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। जी हाँ, दैनिक तापमान में सबसे अधिक अंतर किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मरुस्थल का। जी हाँ, मरुस्थल में दिन में जो काफी गर्मी होता है, जबकि रात में काफी ठंड भी हो जाता है, इसलिए उसका तापांतर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। जी हाँ, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? तो वह महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। जी हाँ, एशिया में सबसे ज्यादा महादेश, एशिया में सबसे ज्यादा देश है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ की आदिवासी जो है कुल आबादी की तुलना का अगर प्रतिशत देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी जो है आदिवासी का है, तो वह है मिजोरम में। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। जी हाँ, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। जी हाँ, पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनगर में। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। जी हाँ, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। ऑप्शन देखिए 30 का, जी हाँ, 30 का ऑप्शन है सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा देखिए सी, क्योंकि गुजरात ऑप्शन सी में है। तो सबसे जो ज्यादा लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो राज्य है वह असम है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। साझी सीमाएं किसके साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि सर क्रीक यानी निवेशिका कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। जी हाँ, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर का, 34 में दिया गया है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो वह है पुडुचेरी। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। किस देश के साथ लगी हुई है?
तो वह देश है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि औसत स्थिर लागत चक्र खाली स्थान होती है। स्थिर लागत चक्र कैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आकार वाली। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? जी हाँ, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से अगर भाग दिया जाए वही प्रति व्यक्ति आय होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, राष्ट्रीय आय भागा देश की कुल आबादी। जी हाँ, जब राष्ट्रीय आय में देश के राष्ट्रीय आय जो होता है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का। जी हाँ, 38 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 243 जी के तहत। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? जी हाँ, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। जी हाँ, उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक किन वस्तुओं में होता है? तो वो होता है आरामदायक वस्तुओं में, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? जी हाँ, विश्व में जो पहला प्रधानमंत्री बनी थी महिला, वह बनी थी श्रीलंका की। जी हाँ, श्रीमाओ भंडार नायके, यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। जी हाँ, श्रीमाओ भंडार नायके, शॉर्ट में कहीं कहीं लिखता है एस भंडार नायके। नेक्स्ट है 42 नंबर का कौन सा एक देश अब भी है राजा द्वारा शासित है? जी हाँ, कौन सा देश अभी भी है जहां राजा द्वारा शासन किया जाता है? तो दोस्तों वह देश है सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब में अभी भी राजा के द्वारा शासन होता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि सीटीबीटी व्यक्त करता है। सीटीबीटी क्या व्यक्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शस्त्र नियंत्रक उपाय। जी हाँ, यह जो है शस्त्र नियंत्रक उपाय है। नेक्स्ट है 44 नंबर का जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? जी हाँ, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसो ने। जी हाँ, रूसो जो थे वही जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संघ और राज्य सरकार। जी हाँ, यह दोनों के लिए कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। जी हाँ, ऑप्शन दिया गया है 2 विकल्प, ऑप्शन बी में है केवल 1 विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट है कुल सदस्य का, जी हाँ, कुल सदस्य का से 1 कम, और डी है सभी के लिए मतदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी के लिए मतदान। नेक्स्ट है 47 नंबर का कानून को लागू करने का कार्य है। कानून को लागू कौन करता है, किसका कार्य है? तो वह कार्य है कार्यपालिका का। जी हाँ, कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है, जबकि कानून बनाने का कार्य जो होता है वो विधायिका का होता है। जी हाँ, विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है और लागू किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन है? जी हाँ, कौन सा
केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी सर्वोच्च होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। जी हाँ, कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सबसे हेड होते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन किस सूची का विषय है? जहाँ व्यापारिक संगठन समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर किस सूची का विषय है? जी हाँ, भवनों एवं भूमि पर कर, तो यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत है। जी हाँ, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित यानी कि जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, जो फ्यूज जो होता है वह किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवित तार के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से कौन नहीं गुजरती? इसका सही आंसर होगा ध्वनि तरंग, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि जब एक बार चुंबक या मैग्नेट के दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता कैसी होती है? तो प्रत्येक भाग की जो ध्रुवीय क्षमता होगी वह पूर्ववत बनी होती है, यानी कि पहले की तरह ही रहती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है H2SO4। जी हाँ, H2SO4 यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है बोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल का, इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर का पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है वह क्या है? जी हाँ, कौन से पदार्थ का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। नेक्स्ट है 57 नंबर का कि ऐसे सूक्ष्म जीवी जो बीमारी पैदा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं रोगाणु। जी हाँ, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 58 नंबर का संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप क्या होता है? जी हाँ, SARS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जी हाँ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यह होता है SARS का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है, और यह जो है निमोनिया रोग को फैलाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का रेबीज क्या है? जी हाँ, रेबीज क्या है? तो रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मरुद्भिद। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हाँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 62 नंबर का वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? जी हाँ, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो वह है आनंद मठ से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और आनंद मठ के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ,
आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है वह लिया गया आनंद मठ से। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, ढाका में। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जी हाँ, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1891 में जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में, और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है 65 नंबर का कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जी हाँ, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन दिया गया है 1918, 1920, 1922 और 1924। तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। नेक्स्ट है 66 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे W.C. बनर्जी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, 67 में दोस्तों कि भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड बेंटिंग। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही भारत की सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? जी हाँ, तो गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण को बताया गया था। नेक्स्ट है 69 नंबर का कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 70 नंबर का कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांति को फांसी नहीं हुई थी? या किसे फांसी नहीं हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त को, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र कांड में सुखदेव सिंह, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है 72 नंबर का निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जी हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। जी हाँ, पोषण स्तरों की कम संख्या यह जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि निम्न में से कौन सा प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा जो है प्रवाल निरंजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक उष्णन। जी हाँ, वैश्विक उष्णन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? जी हाँ, कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है कि यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बी है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह सही नहीं है। नेक्स्ट है 75 नंबर का
निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जी हाँ, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत। जी हाँ, धान का खेत जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है 76 नंबर का कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है? जी हाँ, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। जी हाँ, प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, 77 में है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। जी हाँ, प्राकृतिक आवास का विनाश जो है जैव विविधता का मुख्य कारण है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? जी हाँ, कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी सबसे अधिक प्रकार के जीव वहां निवास करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो प्रथम क्रिया योजना जो प्रकाशित हुई थी वह हुई थी 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट है 81 नंबर का कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक का अधिक प्रयोग करने पर क्या होगा? तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, अधिक उर्वरक के प्रयोग करने से मृदा भी प्रदूषित होगा, जल भी और वायु भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 83 नंबर का, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को सबसे अधिक जो संकट है वो किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जी हाँ, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को सबसे अधिक संकट है। नेक्स्ट है 84 नंबर का। जी हाँ, 84 नंबर का प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जी हाँ, कौन सा जो है प्रमुख कारक है? यहाँ कूट दिया गया है, देखिए कूट दिया गया है, कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। जी हाँ, 1, 2 और 4, यानी कि एक में है जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, 2 में है तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, और 4 में है अत्यधिक वन उन्मूलन। जी हाँ, यह जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है 85 नंबर का, यह 85 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? जी हाँ, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट है 86 नंबर का कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, फ्लोराइड आयन। ये अपच का, फ्लोराइड आयन बताता है कि यह अपच करता है, तो यह गलत है, क्योंकि फ्लोराइड आयन की कमी से
दांतों में सड़न होती है। जी हाँ, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 87 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है। जी हाँ, किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03। जी हाँ, 0.03 जो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वह वायुमंडल के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है 88 नंबर का कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। जी हाँ, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है 89 नंबर का, देखिए 89 नंबर का ऑप्शन दिया गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला जो कहता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। दूसरा कारण देता है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। जी हाँ, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण जो दे रहा है वह कथन ए के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, 90 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देता है चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत की पहली राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों ये था 90 सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 7 का प्रश्न उत्तर। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।